नमस्कार साथियों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं नारायण देवांगन हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज गणित के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं और वह टॉपिक है महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF। और यह एक कठिन अवधारणा बच्चों को लगता है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि गणित को हम अगर सैद्धांतिक रूप से बच्चों को बताएं तो वो कठिन लगेगा ही लगेगा, जबकि गणित हमारे आसपास फैला हुआ है। हर जगह हमको हिसाब किताब किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण आपके बीच लेकर और आए हैं, जिसका उपयोग हम महत्तम समापवर्तक के रूप में करते हैं। आप सभी बाजार तो अवश्य जाते होंगे और बाजार में सब्जी बेचने वाले अलग अलग तरीके से सब्जियों को बेचते हैं। कोई तौल कर बेचते हैं तो कोई ढेर बनाकर बेचते हैं, कोई गुच्छे बनाकर बेचते हैं। उन्हीं में से एक सब्जी है मुनगा, जिसे कई सब्जी विक्रेता इस प्रकार से बंडल बनाकर बेचते हैं। अब जब आप इसके पास मुनगा लेने जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर बंडल में मुनगा की संख्या बराबर है। अगर एक बंडल में 10 मुनगा है तो सभी बंडल में 10-10 मुनगा ही रहेंगे। एक बंडल में अगर 8 मुनगा है तो सभी बंडल में 8 मुनगा ही रहेंगे। दूसरी खास बात यह होती है इस बंडल की कि हर बंडल में कुछ मुनगा बहुत अच्छे क्वालिटी के रहते हैं और कुछ थोड़ा कम क्वालिटी के रहते हैं। और हम अगर पूरे बंडल को भी ढूंढ ले तो हमें ऐसा बंडल नहीं मिलता जिसमें सभी के सभी मुनगा अच्छे क्वालिटी के हो, क्योंकि जो सब्जी बेचने वाला होता है वो अपने सभी मुनगा को इस प्रकार से बंडलिंग किया रहता है कि उसके सब मुनगा बिक जाए। वो भी सब्जी को जब लेकर आता है, जैसे मंडी से मुनगा को लेकर आया तो उन्होंने पाया कि उसके पास 50 मुनगा बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और 40 मुनगा उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन उसको तो सभी को बेचना है। तो उन्होंने एक ऐसा हिसाब बनाया और सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना बंडल बना सकता हूँ, और ऐसा बंडल बनाना है जिसमें अच्छे मुनगा भी उतनी ही मात्रा में आना चाहिए जितना कम अच्छे मुनगा रहते हैं। तो उन्होंने 10 बंडल बनाया और हर बंडल में 5 अच्छे मुनगा और 4 कम अच्छे मुनगा को उसमें बांधा, और इस प्रकार से उन्होंने अपने सभी मुनगा को बेच दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किस स्थान पर और कैसे महत्तम समापवर्तक का उपयोग किया। उसके पास 50 अच्छे मुनगा थे और 40 कम अच्छे मुनगा थे। एक और बात स्पष्ट कर दूं, सब्जी विक्रेता को नहीं पता था कि उन्होंने महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया है। उसको लगा कि वो उसका रोज का काम है। दूसरी ओर हम बच्चों को जब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने कहा जाता है तो हम नहीं कर पाते। वहीं पे हमको सोच समझने की बात है कि हम क्यों नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिए, हम महत्तम समापवर्तक इन दोनों का ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए हम पहला विधि उपयोग करते हैं, अपवर्तक विधि। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की पहली विधि है अपवर्तक विधि। तो यहाँ 50 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 5, 10, 25 और ये 50। ये अपवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है इस पर भी एक वीडियो जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि अपवर्तक अर्थात गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। उसी प्रकार 40 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। अब हमारा अगला काम होता है कि इन दोनों में समान अपवर्तक कौन कौन से, समान अपवर्तक अर्थात कॉमन फैक्टर्स। दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो एक जैसा है, उसको हम अलग करते हैं। तो दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 5 है और दोनों में 10 है। अब ये हुआ सम अपवर्तक अर्थात कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक सा जो है वो होगा 10, क्योंकि 10 सबसे बड़ा है। और इतने ही बंडल उन्होंने बनाए थे, जिसमें हर एक बंडल में 5 अच्छे मुनगा था और 4 कम अच्छे मुनगा थे। और 5 कैसे आया? 50 को 10 भागों में बांटेंगे तो 5 मिलेगा,
और 40 को 10 भागों में बांटेंगे तो 4 मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने 9 मुनगा का बंडल बांधे थे। तो देखा बच्चों, एक सब्जी बेचने वाला, एक फल बेचने वाला, एक कपड़ा व्यापारी हर प्रकार से महत्तम समापवर्तक का उपयोग करता है। उसी उदाहरणों को अगर हम साथ लेकर चल रहे हैं तो हमारा गणित बहुत स्ट्रांग होता है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 3 अलग अलग विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले विधि है अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पे बताया गया। दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा विधि है भाग विधि। इन दोनों विधियों के लिए अलग से वीडियो जारी हो रहा है। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल में गणित के कठिन से कठिन अवधारणा को बहुत ही सरल तरीके से बताया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपको यह तो समझ में आया होगा कि महत्तम समापवर्तक हम कहाँ उपयोग करते हैं और कैसे ज्ञात करना है, ये भी सीखें। अब जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की। आप पुस्तक के अलग अलग प्रश्नों को लीजिए, उसका अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। धन्यवाद।